हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां करने जा रहे हैं और ये प्रकाशित गया एग्जामपुर के द्वारा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें है कि भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, अक्कड़ का हुआ है। अगला है कि कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो कबीर की उलटवासियों में अद्भुत रस की प्रमुखता है। अगला है कि अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गुप्त मंत्रणा होना। ठीक है। अगला है कि होनहार बदन के इसे मत मानो झूठी, उक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस उक्ति के रचनाकार नानक देव जी हैं। अगला है कि गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो गांगे हम प्रयोग करते हैं भीष्म के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, आधे अधूरे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला की ब ध्वनि है तो कैसी है? एक करेक्ट हो जाएगा, ओष्ठ है। अगला है कि यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? तो ही हमारा ध्यान रखिएगा निपात के लिए है। अगला है कि छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो छायादार ध्यान रखिएगा ये उदाहरण होता है शंकर का। अगला है कि हीरामन सुआ का उल्लेख आता है किसमें? तो इनका उल्लेख आता है, ध्यान रखिएगा, पद्मावत में। अगला क्वेश्चन है कि अमित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमित शब्द का विलोम होता है परिमित। अगला उपसर्ग बताइए, तो इसमें करेक्ट आंसर ए अतीन्द्र का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अति हो जाएगा। अगला है कि पथभ्रष्ट, देखिए अगला एक पथभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? ध्यान रखिएगा, पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ इन्हें? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर चैनल पर नए तो भर भर के लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे वो दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। अगला है कि सही विकल्प का चयन करें, इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध हमारा इसमें से भी करेक्ट हो जाएगा, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, जैसे कि कृपया मेरे चैनल पर ध्यान दें और इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शुद्ध वाक्य इसमें ये कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। अगला है कि जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? यानी कि ये सभी अनेकार्थी हैं जीवन के। अगला है कि सजना है मुझे, सजना के लिए किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें ध्यान रखिएगा यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अगला है कि देखिए इसमें क्यों हुआ है, क्योंकि जिसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, तो शब्द है सजना और ये भी सजना दो बार है। एक सजना का अर्थ है कि मतलब कि पति, और एक सजना का अर्थ क्या है? सजना ये मतलब कि श्रृंगार से है, और एक सजना का अर्थ क्या है? पति से। अगला एक उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो उत्पत्ति के आधार पर ध्यान रखिएगा शब्दों के 4 भेद हैं, इसमें से एक गलत कौन सा है? तो सी हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या विरोधादर्शक अव्यय है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सा करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि किंतु। अगला है कुसंगति के कारण शरीर पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो इसका अर्थ होता है ध्यान रखिए कलंक लगना। अगला है भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो हमारे भारत में ध्यान रखिएगा ये महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। अगला है कि बरैव छंद कौन सा है? ध्यान रखिएगा बी कर जाएगा, अर्ध सम्मात्रिक होता है। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का है? तो बहुत हमारा आ जाएगा देखिए परिणामवाचक में। अगला है कि धक्का मुक्की में कौन सा समास होगा? ध्यान रखिएगा धक्का मुक्की में बी कर जगह द्वंद समास होगा। अगला है कि घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ होगा बी कर जगह मूर्ख होता है। अगला है कि पांव का तत्सम रूप क्या होगा? तो पांव का तत्सम रूप ध्यान रखिएगा एक करेक्ट हो जाएगा, पाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, संचालन हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक सेकंड देखिए, आगे क्वेश्चन है कि देश में विदेश से माल आने की क्रिया वाक्यांश के लिए उचित शब्द तो उसे आयत कहेंगे। अगला हिंदी में आ ध्वनि का समावेश हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी से हुआ है। ठीक है। अगला है कि निम्न वाक्य गरीबों को ध्यान दो, गरीब कारक किस कारक का उदाहरण है? तो गरीब ध्यान रखिएगा संप्रदान का है। अगला निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो ध्यान रखिएगा संज्ञा इसमें से हिमालय। अगला है कि अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ध्यान रखिएगा अनाज का पर्यायवाची शस्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? तो इस गद्यांश का मुख्य विषय है विज्ञान का योगदान और प्रभाव। अगला है कि विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान किया? तो विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में असाध्य रोगों का उपचार, सुरक्षित ऑपरेशन किया है। ध्यान रखिएगा कि
संचार के किस साधन का उल्लेख गद्यांश में किया गया? तो संचार के ध्यान रखिएगा किस साधन का इसमें उल्लेख किया गया, किस संचार का? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी कर मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, उपग्रह। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान के दुरुपयोग से कौन सा समस्या उत्पन्न होती है? ध्यान रखिएगा जब हम विज्ञान का दुरुपयोग करेंगे तो उससे हमको समस्या ये बढ़ जाती है कि प्रदूषण और हथियार की दौड़ बढ़ जाती है, जैसे कि अभी देख लीजिए अभी युद्ध छिड़ा था। ठीक है, अगला है कि लेखक विज्ञान के संबंध में क्या कहना चाहता है? लेखक विज्ञान के संबंध में ये बताना चाह रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी कर रखिएगा। वो बताना चाहता है कि विज्ञान का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है दुरुपयोग बहुत हो रहा है। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को शपथ लेने से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के शपथ से अनुच्छेद 7 संबंधित है। अगला समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र के अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा विकल्प जगह व्यवहारिक अनुसंधान है। अगला भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय हमारा उत्तराखंड में है। अगला है कि आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद मिलती है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय करने से मिलती है। अगला है कि भारत में सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का है? तो डी कर जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। अगला है कि सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य सदस्यों की सेवा करना है। अगला है भारत का साइबर सुरक्षा कानून किस वर्ष पारित हुआ था? ध्यान रखिएगा बी कर जाएगा 2000 में। अगला है काबुल किस देश की राजधानी है? तो काबुल ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान की राजधानी है। अगला है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया है। अगला है कि मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। अगला है कि स्पेस एक्स की स्थापना किसने की? ध्यान रखिएगा स्पेस एक्स की स्थापना किया गया था एलन मस्क के द्वारा। अगला है कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ कानून पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है? तो कानून पर विस्तृत लेख के लिए मनुस्मृति को हम जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक क्या है? ध्यान रखिएगा ये क्या है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो देशों को वित्तीय सहायता क्या करता है? प्रदान करता है। अगला निम्नलिखित में से हरित क्रांति का आधार क्या है? ध्यान रखिएगा इसमें से हरित क्रांति का आधार पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा उच्च उपज किस्म के बीज रासायनिक उर्वरक का क्या करना? प्रयोग करना। अगला है कि डिजिटल इंडिया कब लॉन्च किया गया? ध्यान रखिएगा डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ लंबा सीमा साझा करता है? तो म्यांमार साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा म्यांमार नहीं बांग्लादेश करता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें बी को हम करेक्ट कर देंगे। ओके, 53 में बी हो जाएगा। बांग्लादेश हमारे देश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। अगला है कि ग्रीन फाइनेंस किस तरह के सतत विकास का समर्थन करता है? ध्यान रखिएगा किस तरह के फाइनेंस का ये मतलब पूछा जा रहा है कि समर्थन करता है ग्रीन फाइनेंस, तो ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। अगला है कि लग्जरी गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी क्या है? तो इस पर उच्चतम जीएसटी ध्यान रखिएगा 28% है। अगला है डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डब्ल्यू का ध्यान रखिएगा पूर्ण रूप होता है एक जगह वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला है कि गबन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ध्यान रखिएगा गबन पुस्तक लिखी गई हमारे प्रेमचंद के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला है? तो पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो पीवी नरसिम्हा राव को, तो ऑप्शन नंबर इसमें 58 में ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें से देखिए दिया है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय की गई थी? ध्यान रखिएगा नियमित जनगणना यानी कि नियम रूप से जो हर साल मतलब नियमित रूप से चलती रही, तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा डी करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड रिपन की। ठीक है, और महालोविस के समय एक बार किया गया था, उसके बाद फिर नियमित रूप से किस में? लॉर्ड रिपन में। अगला है किस युद्ध से भारत में मुगल शासक की शुरुआत हुई? तो किस युद्ध के बाद मुगलों का शुरुआत हुआ? तो बी करेक्ट हो जाएगा पानीपत युद्ध से। अगला है कि सहकरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो इसका पर्यावरणीय प्रभाव ये होता है कि उच्च कार्बन उत्सर्जन। अगला है कि रैंसमवेयर शब्द क्या है? तो ध्यान रखिएगा रैंसमवेयर ये शब्द होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिर फिरौती की क्या करता है? मांग करता है। अगला द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ध्यान रखिएगा दूसरा विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। अगला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे दोस्तों। अगला उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत कब की गई थी? यूपी में किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। अगला उत्तर प्रदेश में पुष्प नीलामी केंद्र कहाँ है? तो पुष्प नीलामी केंद्र ये नोएडा में है। अगला वैदिक सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगला भारत में जीएसटी कानून किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ? तो जीएसटी कानून ध्यान रखिएगा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पूछा है? तो ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लागू हुआ है। और जितने भी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसमें, सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही दिए गए हैं एग्जामपुर के द्वारा। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अगला है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट के समान फ्लिट्स की अवधारणा की? तो फ्लिट्स किस में है? तो ध्यान रखिएगा ये है ट्विटर यानी कि एक्स में, उसका नया नाम एक्स है ट्विटर का, ठीक है। अगला है साइबर सुरक्षा क्या है? तो साइबर सुरक्षा ध्यान रखिएगा ये होता है उल्लिखित सभी, यानी कि साइबर सुरक्षा मालवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है, और साइबर सुरक्षा सिस्टम भी है। अगला के बीच नदियों के विवाद हुआ तो नेपाल की नदियों के कारण विवाद हुआ है, तो ऑप्शन काली नदी। अगर चैनल पे नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आगे क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा राष्ट्र विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों या अवलोकनों को संख्या निर्दिष्ट करने का वर्णन करता है? तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, यानी कि माफ करता है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम से संबंधित है? तो बाल श्रम से संबंधित अनुच्छेद 23 है। अगला भारत के किस शहर को हीरा नगरी कहते हैं? तो हमारे भारत के किस शहर को हीरा नगरी कहते हैं? सूरत को। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के जब जनसंख्या जनगणना हुआ तो उस समय भारत की कुल साक्षरता दर पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, 74% है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे भर भर के लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।